हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमैया क्लासेस। तो आपका उमैया क्लासेस में स्वागत है फिर से, वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चे? मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि मूल कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक टॉपिक है आज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो सबसे पहला टॉपिक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लिखें डेफिनेशन तो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मास इन 100 पार्ट। अब ध्यान समझना, बड़ा सिंपल से शब्दों में, डेफिनेशन छोड़ो, फोकस करो कि है क्या चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मुझे ये पता करना है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम टोटल मास के अंदर, जैसे इस कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं मोलर मास निकालूं बच्चे कितना निकलेगा बताना। तो कैल्शियम 1 है और एक कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है, और प्लस कार्बन भी 1 है तो मास कितना हो जाएगा? 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा? 60। तो अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस 12 और प्लस 48, यानी टोटल मास कितना आ जाएगा? 100 ग्राम पर मोल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का ये कहने का मतलब है कि भाई साहब, इस पूरे 100 ग्राम मास के अंदर कैल्शियम का टोटल कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, कार्बन का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इस टोटल मास के अंदर, दैट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो निकालते कैसे हैं? इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या भाई साहब? परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू में एटॉमिक मास और डिवाइड बाई क्या? मोलर मास। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब समझना मेरी बात। यहां पर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। और एटॉमिक मास आप जानती हो, एटॉमिक मास आपको पता है, जैसे कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, आपको पता ही। एंड मोलर मास मतलब पूरे कंपाउंड का कितना मास है। अब जैसे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक एक करके हम देखते हैं। अभी हमने निकाला कि कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चे मोलर मास कितना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल। क्लियर बात? ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकलेगी, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसके निकाल रहा हूं मैं? ऑफ कैल्शियम। मान लिया मैं कैल्शियम के निकाल रहा हूं, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। एटॉमिसिटी इनटू में क्या? एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास अपॉन में क्या? मोलर मास। क्या? मोलर मास। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। बात ठीक है सर, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि सर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम के कितने एटम्स हैं? एक एटम है, तो मैं लिख दूंगा एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। इंटू में कैल्शियम का मास कितना होता है सर? 40 होता है। ठीक है। मोलर मास कितना निकाला हमने? 100 निकाला, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से कर दिया। तो भाई 100 से 100 कैंसिल, और मेरा कितना आ गया? 40%, यानी 40% जो है क्या है इसमें? कैल्शियम। कितना है? 40% कैल्शियम है इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। दूसरा, अगर मान लिया मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की निकालनी होती, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालना होता, तो क्या करता मैं? सर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन आपने बताया क्या? एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास और इनटू बाय 100। तो एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है? एक ही है, तो मैं 1 लिख दे रहा हूं सीधा। कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, डिवाइड बाई कितना? 100, और मोलर मास 100 था, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 12%। ठीक।
अब ऐसे ही मुझे निकालना है किसका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा भाई ऑक्सीजन की? सबसे पहले एटॉमिसिटी कितनी है सर, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट में? 3 एटम है। कितने एटम है? 3 एटम है, तो 3। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। मोलर मास कितना है? 100 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो 100 से 100 तो कैंसिल, वैसे क्या बच गया मेरे पास? 16 3 जा 48, यानी मेरा परसेंटेज आ गया 48। आप देखोगे टोटल जोड़ोगे तो टोटल परसेंटेज भी कितना मिलेगा आपको? 100 मिलेगा। अब अगर आपका मन करे तो भैया 2 दे रखे हैं, तीसरे का आपको पता ही होगा कितना, 100 में से माइनस कर देंगे बाकी दोनों का, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पास 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का भी मैंने निकाल ही दिया, Na2SO4 का और H2SO4 का दे रखा है। आप इन दोनों का निकालने की कोशिश करोगे, निकल जाएगा आराम से। अगर मान लिया मुझे परसेंटेज निकालना होता किसका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Na, तो Na का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालता तो क्या करता है? एटॉमिसिटी कितना है? 2 है, सही बात। और जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। अपॉन में क्या करता मैं? मोलर मास से डिवाइड करता। इससे पहले मुझे मोलर मास पता होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं मोलर मास का तो 23 इंटू में 2, भैया 2 सोडियम थे तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सल्फर का कितना होता है सर? 32 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने हैं? 4। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया मेरा 46, ये हो गया मेरा 32, और ये मेरा हो गया कितना? 64। सही बात। अगर मैं जोड़ लूं तो कितना आ जाएगा टोटल? 6 4 and 2 6 and 6 कितना हो जाएगा? 12 का 2 and 6 and 3 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, और 13 1 कैरी किया था, कितना हो जाएगा? 14। तो 142। तो मैं क्या करूंगा? बस चुपचाप यहाँ रख दूंगा 142 और मल्टीप्लाई किया 100 से, और मुझे क्या मिल जाएगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किसकी? सोडियम की। और ऐसे ही मुझे अगर सल्फर की निकालनी हो तो सल्फर की निकाल सकता हूँ, ऑक्सीजन की निकालनी हो तो ऑक्सीजन की निकाल सकता हूँ। आपको ये सेम काम रिपीट करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस आपसे रह जाएंगे, नहीं होते हैं, उसको मैंने बताया था इस जो है पूरी सीरीज के एंड में एक सेशन आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इधर के जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक। तो आगे बढ़ता हूँ, और मेरा अगला टॉपिक जो है वो है क्या? एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये क्या चीज है? एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, समझते हैं इसको। मैंने एक फार्मूला लिखा C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता है। मैंने लिखा है फार्मूला C2H4, एक मैंने लिख दिया C2H6, ठीक। तो मैंने 2-3 फार्मूले लिख दिए। अच्छा बताओ, अगर मैं इस फार्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको पता है सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 6, ये 12, ये 6, मतलब अगर मैं सबको डिवाइड करूं तो किससे डिवाइड हो सकते हैं? 6 से। मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं किससे? 6 से। तो डिवाइड जब 6 किया तो क्या हो गया? CH2 और O आ जाएगा, सही बात है। यहां पर देख लेते हैं, सर इसमें मैं सबको डिवाइड किससे कर सकता हूं? 2 से कर सकता हूं, तो मैंने डिवाइड 2 से कर दिया। क्या आ जाएगा बच्चे? C 2 से डिवाइड किया है तो H2 आ जाएगा। और अगर मैं इसमें देखूं तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड होगा, सही बात है। ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 and 6 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। तो मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया क्या? CH3 आ गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही बात। कैसे पता चला आपको? और किसका फार्मूला? जैसे अगर आप बोलो तो ये सर ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला। अगर आप बोलो तो ये क्या है भाई साहब? C2H4। अगर आपको याद आ रहा है तो क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। तो अगर एल्कीन है और 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथीन बोल देंगे, सही बात। ये क्या है भाई साहब? C2H6। क्या दिख रहा है आपको? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। अब C2H6 क्या है? एल्केन है। अगर ये एल्केन है तो अगर मैं नाम लिखूंगा इसका तो क्या बोल दूंगा? इथेन है ये, सही बात। तो आपने देखा कि अगर मैं ये फार्मूले देखूं तो इस फार्मूले देख करके मुझे पता चल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है ये, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स of an element in a molecule,
तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन के कितने एटम्स है, ग्लूकोज के अंदर 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्लूकोज के अंदर, कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ऐसे ही अगर मैं इथीन के अंदर देखूं तो मुझे 2 कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं, सही बात है। ऐसे ही अगर मैं एल्केन में देखूं तो मुझे 2 हाइड्रोजन के और 2 जो है कार्बन के और 6 क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं, सही बात है। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जहां मिल जाए वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इस तरफ देख रहे हो तो क्या मिल रहा है, CH2O, यहां क्या मिल रहा है CH2, यहां क्या मिल रहा है CH3, सही बात है। तो यहां पर क्या किया हमने, सिंपलेस्ट कर दिया। तो सिंपलेस्ट यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं क्या बोलूं, सिंपलेस्ट फॉर्म, भैया फर्दर जितना डिवाइड हो सकता था मैंने कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। पहली बात ये कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको बदल जाए, बट अगर हम उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आता है दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप अच्छा ही बताओ, अगर मान लिया मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो और मुझसे पूछे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, तो मैं तो निकाल सकता हूँ, ये तो दिख ही रहा आपको कि भैया सिंप्लीफाई कर दूंगा उसको, क्या मिल जाएगा मुझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया मुझे क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो, लेकिन क्या पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि भाई आपने देखा मैं एक नंबर से डिवाइड कर रहा था, यहाँ 6 से किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 2 से किया, सही बात है। आपको दिख रहा है एक नंबर है जिससे मैं डिवाइड करता हूँ, क्या ये नंबर फिक्स है, नहीं ना, कभी 6 है तो कभी 2 है, हो सकता है कभी कुछ और हो। तो क्या मैं इस नंबर को n मान सकता हूँ, n मान लिया मैंने भाई, n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे वहां से वापस आना होता, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला से वापस से कहां पहुंचना होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देता था क्या वापस बन जाता, भैया कार्बन में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा C6 हो जाएगा, हाइड्रोजन में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा H12 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा O6 हो जाएगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, सही बात है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मुझे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मुझे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला से वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना हो तो मेरे पास क्या पता चलता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या है भाई साहब, देख लें कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला में मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं n से तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है सर। अब सर ये n पता कैसे चलेगा, n को पता करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो क्या है, n इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। क्लियर बात, इससे क्या निकल जाएगा आपका, n निकल जाएगा। अब सर ये एम्पेरिकल मास क्या हो गया, जैसे अभी हमने पढ़ा था C6H12O6 और दूसरा हमने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था CH2O। कितना पढ़ा था, CH2O। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है भाई साहब, बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होना चाहिए वैसे तो। 12 इंटू में 6 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू में 6, सही बात है। अगर आप इसको प्लस करोगे टोटल कितना आएगा, 180 आएगा, यानी 180 होता है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक, अगर यहां देखें हम तो कार्बन कितना है, सर कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन कितना है, 2 और इंटू में 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो गया आपका 2 और 1, 2 और 16 कितना हो गया 18, और 18 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 30 आ जाएगा, सही बात है, 13 ग्राम। अब ये आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला था, एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकाला है दैट मास इज कॉल्ड एम्पेरिकल मास। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पेरिकल मास बोलते हैं। ठीक, दूसरा मैंने इधर क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने निकाला है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास बोलते हैं। ठीक, वैल्यू रख के एक बार देखूं मैं, अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं ग्लूकोज के लिए तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है सर 180 है। ठीक है, इंपेरिकल मास कितना है 30 है सर, 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 3 6 18 कितना आ गया 6। अगर आप देखो ध्यान से तो पीछे हमने यही तो पता किया था कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। सही बात है, सही बात है अली। यानी मेरे पास फॉर्मूले कौन कौन से आ गए, दो मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यहाँ काम आएंगे। एक क्या है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला एन या फिर एम्पेरिकल फार्मूला पता है तो उसका रिलेशन क्या है, और दूसरा अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी हो मेरे पास मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या होता है एम्पेरिकल मास होता है। सही बात, तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच हैज कार्बन 80% and hydrogen 20% if the molecular mass is 30, calculate its molecular formula। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, जब ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक सिंपल सी टेबल बनानी है। क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। बनाते हैं एक टेबल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस टेबल के अंदर एलिमेंट कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं अवेलेबल। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है नाम बताएंगे। क्या क्या मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 80%। तो इस टेबल में अगला जो मेरा कॉलम होगा वो क्या होगा, लाइन कीजिए मैंने, इस टेबल के अंदर अगला कॉलम होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि भैया मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है। चलो तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में लिख लेता हूँ कितना दे रखा है। कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे रखी है कि सर ये 80% है और ये कितना है 20%। ठीक है, इसके बाद फिर से एक अगला कॉलम बनाते हैं। अगले कॉलम के अंदर हम लिखेंगे एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक। ठीक, एटॉमिक मास कितना कितना दे रखा है भाई साहब। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, तो लिख दिया मैंने। इसके बाद इसके अंदर अगला बनाएंगे रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो कैसे निकलते हैं भाई साहब, देखना जानते कि जो परसेंटेज दे रखा है इस परसेंटेज को इस मास से डिवाइड कर दो। करके देखते हैं एक बार। अगर मैं इस परसेंटेज को यानी 80% को डिवाइड कर दूं 12 से तो मेरा आंसर कितना आएगा 12 6 72, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। पॉइंट 12 6 72 एंड 12 6 72 यानी 6.666 यही आता रहेगा। ठीक है, 2 डिजिट तक निकाल लो, बहुत है सफिशिएंट। उसका मेरे पास अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 20/1 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। किसको डिवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कितने आ गए भाई 6.66 एंड जो है 20 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट या बोलो हम मोल्स रेशियो, मोल रेशियो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, मोल रेशियो। एक मिनट, इस टेबल में अगला हम लिखेंगे मोल्स रेशियो। अब मोल रेशियो का मतलब क्या है, ये जो मोल आपने निकाले हैं इनको रेशियो में निकाल दो। अब रेशियो में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढ लेना है। ठीक, सबसे छोटा नंबर कौन है 6.66 और उसके बाद उसी नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। किसको, सबको। 6.66 को भी डिवाइड कर दिया उसी से और 20 को भी डिवाइड कर दिया 6.66 से। तो अगर इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कट करूंगा 6 3 18 यानी अप्रोक्सीमेट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3, 6 3 18 और 6 6 है तो अप्रोक्सीमेट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से जो है 20 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये 1 and 3 हो गया। अब जो लास्ट रो है हमारे इसे बोलते हैं होल नंबर रेशियो। क्या बोलते हैं, होल नंबर रेशियो। इसमें ये जो नंबर आया है 1 होल नंबर है तो लिख देंगे ऐसे ही, ये नंबर क्या है 3 आया लिख देंगे ऐसे ही। अगर मान लिया बाई चांस से कभी ऐसा हो कि ये 1 की जगह 1.5 आ जाए, 3 की जगह 3.5 आ जाए, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे 1.5 था मुझे होल नंबर चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 था तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो होल नंबर बन जाएगा। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होगा, होल नंबर लाना। तो लास्ट में लिख देंगे होल नंबर रेशियो। अच्छा, कार्बन के सामने कितना आया होल नंबर, सर 1 आया है और हाइड्रोजन के सामने क्या आया है 3 आया है। तो इसके बेस पर हम लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू हो गया CH3।
क्या हो गया CH3, ठीक है। अब सर पूछा हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, तो इसलिए सबसे पहले हम निकाल भी लेते हैं। कौन सा मास, एम्पेरिकल मास। सर एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे, अभी बताया, कितना कार्बन, एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है उसी को निकाल लो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 इंटू में 1, कितना आ जाएगा 15 ग्राम, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है सर, n निकालना है, जो कि क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे n चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू निकाल दी। n की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, मोलर मास अपॉन में क्या, एम्पेरिकल मास। क्या मोलर मास गिवन है, इस गिवन है सर, क्वेश्चन में देखो कहां दिया हुआ है, मोलर मास कितना है 30, ठीक। तो लिख देता हूं मैं, कितना आ गया मोलर मास 30 आ गया। मैंने कितना निकाला एम्पेरिकल मास 15, तो कट किया कितना आ गया 2 आ गई, मेरी n की वैल्यू 2 आ गई। अब सर फॉर्मूला क्या था बताओ तो जल्दी से, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। तो सर n क्या है 2 है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3 है, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया CH2 यानी C2H6, कितना आ गया C2H6। तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, पूरा प्रोसेस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हो, आपकी दिक्कत को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इन केस फर्दर कोई दिक्कत रह जाती है तो जब मैंने बताया था कि हम फाइनली जब डिस्कस करेंगे इसको, तो लास्ट वाली क्लास में, तो वहां पर मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा एक बार कि जो है आता है नहीं आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला टॉपिक जो है स्टोसिमेट्री। क्या है स्टोसिमेट्री। अब सर ये स्टोसिमेट्री क्या होती है, ये स्टोसिमेट्री क्या होती है। स्टोसिमेट्री अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्टोसिमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन रिलेटेड टू ए बैलेंस इक्वेशन, रिलेटेड टू ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या, समझाता हूं आपको। अगर मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, फिर से ध्यान रखना, अगर स्टोसिमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन का होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक। तो अगर मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उससे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन ली N2 + H2 गिव्स 2NH3, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यहां मैं 3 लगा दूंगा, अब बैलेंस हो गई, ठीक। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको समझना। सबसे पहली बात, ये जो आगे लिखा हुआ नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 मोल नाइट्रोजन है मेरे पास, 3 मोल हाइड्रोजन है मेरे पास, और 2 मोल अमोनिया है मेरे पास, सही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मोल अमोनिया मिल जाएगा, ठीक। ये जो रिलेशन बन के आया है, ये जो रिलेशन आपको बन के दिख रहा है यहाँ पर, इस रिलेशन को हम बोलते हैं मोल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, मोल रिलेशन। दिस रिलेशन इज मोल रिलेशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम, मोल रिलेशन, ठीक है, बात क्लियर। अब सुनना ध्यान से। दूसरा रिलेशन, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोल देंगे 1 वॉल्यूम। अब 1 वॉल्यूम मतलब 1 ml भी ले सकते हो, 1 लीटर भी ले सकते हो, दोनों बातें चल जाएंगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो इसको बोल दूंगा 3 वॉल्यूम। इसके आगे क्या लगा हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो इसे क्या बोल दूंगा, 2 वॉल्यूम बोल दूंगा, ठीक। अब ये जो मेरे पास रिलेशन दूसरा बन के आ रहा है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम रिलेशन, ठीक। आए मेरे पास थर्ड क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मेरे पास N2 है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चे, 14 ग्राम होता है, तो 2 का कितना होगा 28 ग्राम भाई साहब। तो मेरे पास ये 28 ग्राम है, ठीक। यहां पर कितना है, एक हाइड्रोजन का मास कितना, 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए 2, और उसके आगे 3 लगा हुआ, कितना हो जाएगा टोटल 6 ग्राम। और यहाँ अमोनिया देखना, नाइट्रोजन में कितना 14 और हाइड्रोजन में कितना 3, कितना हो जाएगा 17, और दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 34।
तो अगर आप देख रहे हो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड मास रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? मास रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास रिलेशन। ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आपको दिख रहा है कि रिएक्शन के अंदर ये तो मेन ब्रैकेट में जो कर रहा हूं डब्बे के अंदर, दिस इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 1, जैसे लिखा हुआ है 2, जैसे लिखा हुआ है 3, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना? क्लियर बात? अब सुनना मेरी बात, यहां होगा क्या? जैसे मान लिया मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि मेरे पास जो है 2 मोल नाइट्रोजन अवेलेबल है, आप पता करके बता दो उससे कितना मोल अमोनिया बनेगा। समझ रहे बात? तो मैं इसी रिलेशन से सॉल्व करूंगा और पता करूंगा कितना मोल अमोनिया बनेगा। हो सकता है मुझे क्वेश्चन में दे रखा हो कि भैया x ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है या x ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है और जो है कितना ग्राम मेरे पास अमोनिया बनेगा ये पता करना हो सकता है मुझे वॉल्यूम दे रखा हो, अगर गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम दे रखा होगा और मुझसे पूछ सकता है कि भाई साहब कितना ग्राम या कितना ml जो होता है वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस मेरे पास आ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आई थी वहां पर कि भैया मुझे मोल देख करके मोल पूछ सकता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम पूछ सकता है, मास से मास पूछ सकता है। बट क्या सर इंटरचेंज भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको मोल दे दिया, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, आपको मोल दे दिया, आपसे मास पूछ लिया, या मास दे दिया, मोल पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है। वो सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल होंगे उन सारे टॉपिक्स पर या जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक पर, वो सब स्टोइकोमेट्री के अंदर आए। अगर मान लिया मोल दे दिया और आपसे मास पूछ रहा है तो आप मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मोल से मास पे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया है, मोल पूछ रहा है, तो वॉल्यूम से मोल निकालना है, आपको मोल कॉन्सेप्ट से आता है, तो वही मोल कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। कह रहा है Fe2O3 का मैं रिडक्शन कर रहा हूं। इक्वेशन आपको दे रखी है। इक्वेशन क्या है मेरे पास? Fe2O3 और प्लस क्या है 3H2 और गिव्स जो है अच्छा 2Fe और प्लस क्या बन रहा है 3H2। बैलेंस रिएक्शन आई थिंक लग रही है। 2 Fe है, 2 Fe है, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 6 है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर मुझे क्या दे रखा है बच्चे? ध्यान रखना कि मेरे पास दे रखा 1 kg ऑफ Fe2O3। कितना दे रखा है? 1 kg Fe2O3 दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ Fe2O3 ये जो इक्वल टू कितना है 1 kg है, और अगर आपको मन करे इसको क्या बोल सकते हो 1000 ग्राम है। क्या है? 1000 ग्राम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनना मेरी बात, आप लोग इसको क्वेश्चन को आप मोल से सॉल्व कर सकते हो, मास से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट पर्सनली जो है मुझे पसंद है कि मैं कैसे सॉल्व करूं इसको, मास से सॉल्व करूं। कैसे सॉल्व करूं? जो है सॉरी मोल से सॉल्व करूं। तो मोल से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मोल से सॉल्व करें तो देखते हैं कैसे होगा। मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास दे क्या रखा है भाई साहब? वेट दे रखा है, और मुझे क्या निकालने हैं? इसके मोल्स निकालने। तो पहले निकालूंगा मोल्स ऑफ Fe2O3। तो अगर मुझे Fe2O3 का मोल्स निकालना है तो आपको पता है सर वेट अपॉन में क्या होता है? मोलर मास। ठीक, तो वेट कितना है मेरे पास? 1000 ग्राम है, और मोलर मास कितना निकालेंगे भाई साहब? मेरे पास दे क्या रखा है Fe2O3। आयरन का मास कितना होता है 56 इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 56 इंटू में 2 यानी 112 और 112 हो जाएगा। और मेरे पास 16 3 जा 48। सही बात। तो अगर मैंने किया प्लस तो 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। सही बात है। तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको 160 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास निकल गया मोल्स। ठीक है ना, अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आपका मन करे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं काट दूंगा अगर इसको तो कितना बच जाएगा 100 अपॉन में 16, और ये मेरे पास मोल आ गया। ध्यान समझना। ठीक, अब इस बात को समझो कि मेरे पास क्या है, यहाँ 1 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है यहाँ पर 1, यहाँ क्या लगा हुआ है भाई साहब 2।
मुझसे पूछ रहा है कि मुझे आयरन दे रखा है, मतलब Fe2O3 दे रखा है, और मुझसे पूछ रहा है कि आयरन कितना बनेगा ये बताओ। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ 1 मोल Fe2O3 ले रखा है और 2 मोल क्या बन रहा है, आयरन बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल Fe2O3 विल गिव कितना, 2 मोल ऑफ Fe। सही बात, ठीक है। अगर मेरे पास कितने मोल अवेलेबल हैं Fe2O3 के सर, 100/16 मोल अवेलेबल हैं, तो बोल सकता हूं कि 100/16 मोल ऑफ Fe2O3 विल गिव, ये अगर 1 मोल से मुझे 2 मोल बनता है तो इतने मोल से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, विल गिव। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू में 100 अपॉन में कितना 16। सही बात है, ये मोल आ गया ऑफ Fe। लेकिन मुझे मोल तो नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मास निकालना था। तो अब आपको पता है मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, वेट ऑफ Fe पाउंड, यानी कितना बना, इसका वेट कैसे निकालेंगे, आपको मोल दे रखा था 2 इंटू में 100 अपॉन में कितना 16, और इसमें क्या कर देंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके मोलर मास से, Fe के। किसके मोलर मास से, Fe के। Fe का निकालना है ना मास, तो 2 इंटू में 100 किया अपॉन में क्या 16, और Fe कितना होता है 56 होता है। कितना होता है 56, ठीक है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और अपॉन में 16 और इंटू में 56। काट के देखते हैं किससे कट जाएगा भाई साहब, 4 से कट जाना चाहिए, कट जाएगा। 4 4 जा 16 एंड जो है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। सही बात है, इससे काटूंगा तो ये किससे कट जाएगा, आपको पता है 4 5 जा 20 एंड जो है ये 0 आ जाएगा। सही बात, तो कितना आ गया 14 0 में 0 एंड 14 5 जा कितना होता है, तो 14 5 जा कितना होता है 70, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 700, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, पास लिख देते हैं, 14 5 जा 70, तो मेरे पास आ जाएगा 700 ग्राम, ठीक। और ये मेरा हो गया मास जो मुझे की ऑब्टेन होगा कहां से, अगर मैं इस्तेमाल करता हूं कितना 1 kg ऑफ Fe2O3 का, ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP विल बी। अब ध्यान समझना, सबसे पहले आपको एक कंबशन रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। कंबशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या है, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 गिव्स XCO2 और प्लस y/2 H2। एक कंबशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म है। आप सुना जानते हैं, जैसे मुझे क्या पूछ रहा है, कंबशन ऑफ इथेन कर रहे हैं, तो इथेन का कंबशन मतलब C2H6 कर रहे हैं, ठीक। तो प्लस अब मुझे निकालना है ऑक्सीजन कितना लगे। तो जो है बच्चों कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए थोड़ा सा जो है स्टार्ट करके वापस से करते हैं। तो मैं जैसे कि बोल रहा था बच्चे, जैसे मान लिया मेरे पास 2 + 6 अपॉन में क्या लिखेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2 एंड 2 2 जा 4 और एक 5, कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। सही बात है ना, 5/2 ही आएगा, 2 2 जा 4 एंड जो है 3 7 हो जाएगा, सॉरी 5/2 नहीं 7/1 मिनट जस्ट कहाँ चला गया, हाँ। तो ये मेरा हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या मिलेगा मुझे, XCO2, x कितना है 2 है, तो मतलब 2CO2 प्लस y/2 कितना है y 6 है, तो 3H2। तो ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये मेरी क्या है एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है बात, तो एक बैलेंस इक्वेशन मिल गई। अब आप देखो क्या दे रखा है, आप कह रहा 3 ग्राम ऑफ इथेन, मतलब 3 ग्राम दे रखा है मुझे ये, ठीक है, ठीक। और मुझे बताना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, यानी O2 का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साथ साथ में बताते रहोगे भाई साहब, वेट ऑफ C2H6 गिवन है जो कि मुझे 3 ग्राम। तो पहले मैं निकाल लूंगा मोल ऑफ C2H6। सर मोल ऑफ C2H6 कैसे निकलेगा, वेट को डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, मोलर मास।
तो मेरा वेट कितना है 3 ग्राम है। मोलर मास कितना होगा, कार्बन 2 है, 2 कार्बन का मास कितना होता है, 2 कार्बन का मास 24 और हाइड्रोजन का कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/10 मोल। ठीक, तो मुझे मिल गया C2H6 के मोल्स। अब मुझे निकालना है कि कितना मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो देखते हैं कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा भाई साहब। तो अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि भैया 1 मोल C2H6 को बर्न करने के लिए मुझे 7/2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए होंगे, सही बात है। तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल C2H6 विल रिक्वायर कितना 7/2 मोल ऑफ O2। ठीक, चलो मेरे पास हैं कितने मोल C2H6 के 1/10 मोल हैं, तो भैया 1/10 मोल ऑफ C2H6 विल रिक्वायर कितना भाई साहब 7/2 एंड मल्टीप्लाई विद बच्चे 1/10। ठीक, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आ जाएगा 7/20 मोल ऑफ O2। ठीक, आपको चाहिए क्या था, वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम पे कैसे जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना चले जाओगे 7 अपॉन में कितना है 20 है, इंटू में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना 22.4 लीटर से, और 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करो। अगर मान लिया एक जीरो से मैं यहाँ से रहने देता हूँ, इसको 2 से काट देता हूँ, हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 2 जा 14 का 4, 7 1 जा 7, और जो है 14 था तो एक 8 हो जाएगा, और 7 1 जा 7। अब नीचे एक जीरो है, ऑलरेडी 10 था। ठीक, और यहाँ एक डेसिमल लगा देते पॉइंट पर, तो मेरा आ जाएगा 7.84 लीटर। क्या आ गया मेरा वॉल्यूम आ गया। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि कितना CO2 बनेगा, ये भी निकाल के देखते हैं भाई साहब। अच्छा पहले बताओ कि अगर 1 मोल C2H6 इस्तेमाल करता हूं तो मुझे 2 मोल मिलते हैं ना, बस ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो मेरे पास क्या था कि सर 1 मोल C2H6 विल गिव, 1 मोल C2H6 से क्या बनता है भाई साहब 2 मोल CO2 बनता है, 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल बन गया CO2। तो मेरे पास हैं कितने 1/10 मोल ही तो हैं, तो अगर इतने मोल्स हैं तो कितना मोल बनेगा सर 1/10 इंटू में 2 मोल ऑफ CO2। आपको चाहिए क्या था, वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 सर मोल्स दे रखे हैं 1/10 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फर्दर कितना 22.4 लीटर से। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब इसको काटोगे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, कितना बच जाएगा 2 बच गया 24 हो जाएगा। तो 5 4 जा डेसिमल लगा देंगे, तो 5 4 जा 20 एंड वापस से कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और 5 8 जा 40। ठीक है ना, तो कितना आ गया 4.48 लीटर। ठीक है ना, तो इतना मेरे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम मिल गया किसका CO2 कितना बनेगा और ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। ठीक है ना, तो इसी पे हम स्टोइकोमेट्री का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। इसके बाद स्टोइकोमेट्री के अंदर कुछ चीजें और ऐड होंगी कि जैसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, उसमें आपको पता है पेन का एक बॉक्स लगता है और पेन की रिफिल लगती है। अब मान लिया मेरे पास जो है 100 पेन बॉक्स थे और 100 रिफिल थी, तो क्या होगा 100 पेन बन जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास पेन के बॉक्स 50 हुए और रिफिल 100 हुई तो कितनी पेन बनेंगी 50 ही पेन बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेन्स कितनी प्रोड्यूस होंगी ये डिसाइड वो कर रहा है जो कम क्वांटिटी में है। सही बात है। तो उसी बेस पर केमिकल रिएक्शन के अंदर भी जब रिएक्शन होती हैं तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, और जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में है वही डिसाइड करेगा कि केमिकल रिएक्शन कितनी देर तक चलेगी और कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रीएजेंट का, उसके बारे में हम बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।